हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने अगले लेक्चर में चल रहे हैं और किडनी के पिछले लेक्चर में हमने आपको ये समझाया था कि बाहर से देखने पर किडनी का जो शेप होता है दैट अपीयर्स जैक बीन शेप, सेम के बीज के आकार का होता है। और हमने आपको बताया था कि इसका जो बाहरी सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। किडनी का ये शेप हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये सेम के बीज के आकार का या जैक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है ये आपकी किडनी। और इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो सरफेस है दिस वन इट इज कॉन्वेक्स सरफेस, दिस वन इज कॉन्वेक्स। और इसका इधर वाला जो सरफेस है इसको हम कहते हैं कि ये कॉनकेव होता है, दिस वन इज कॉनकेव सरफेस। किडनी में हमने आपको बताया था कि यह जो पॉइंट होता है जो कॉनकेव होता है, इस पर एक पॉइंट होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइलम। और इस हाइलम से यहां से जो है अगर हम देखें तो एक ब्लड वेसल किडनी में एंटर करती है ऐसे, इस तरह से। एंड दिस ब्लड वेसल इज नोन एज, हमने इसको क्या कहा था, इसको हमने नाम दिया था रीनल आर्टरी। क्या नाम दिया था बेटा? इसको हमने नाम दिया था रीनल आर्टरी। यहां से एक नली और निकलते हुए हमने दिखाया था और हमने इसे नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसको? इसको हमने नाम दिया था बेटा रीनल वेन। क्या कहा था? इसको हमने रीनल वेन कहा था। और इसमें से एक नली को और निकलते हुए दिखाया था हमने। इस ट्यूब को हम ले गए थे नीचे और एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर से इसको हमने जोड़ा था। इस नली का नाम है यूरेटर, ओके। एंड दिस ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर हियर इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये किडनी आपके सामने, ये केवल एक्सटर्नल फीचर है जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है ये सब ब्लैंक है, कुछ नहीं पता है आपको। क्योंकि किडनी बाहर से ऐसी ही दिखेगी, इसमें दो नली तो दिखेगी, इनमें से एक ब्लड लेकर आने वाली, दिस ब्रिंग्स द ब्लड। क्या लेके आ रहा है? ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट प्लस ऑक्सीजन प्लस एक्सक्रेटा, कितने मटेरियल लेके आ रहा है। यानी कि जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है रीनल आर्टरी में, वो सीधे ले आकर के किडनी में डिस्चार्ज कर रहा है। और अपने इस ब्लड में वो लेकर क्या आ रहा है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीटा। सबसे पहले बात करें न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट चूंकि हमारी किडनी की सभी सेल्स लिविंग होती हैं तो इनको न्यूट्रिएंट यानी कहने का मतलब कि ग्लूकोज चाहिए। बाकी और भी मटेरियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनको चाहिए। और सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए इस ब्लड को हम कैसा मानेंगे? किसी भी ऑर्गन को जब ब्लड सप्लाई होती है तो वो प्योर ब्लड होता है, लेकिन जब किसी ऑर्गन से ब्लड रिटर्न होता है तो वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इम्प्योरिटी किसके रिस्पेक्ट में है? इम्प्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अदरवाइज अगर हम एक्सक्रीटरी मटेरियल की बात करें तो सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल किडनी के अंदर आ रहे हैं, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल के रिस्पेक्ट में हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर होता है। लेकिन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो हमारा ब्लड किडनी में आ रहा है वो कैसा होता है? प्योर होता है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स को कौन सा ब्लड चाहिए? प्योर ब्लड चाहिए। फिर इसके बाद जब ये ब्लड यहां आ जाता है किडनी के अंदर तो यहां पर एक काम होता है, कल मैंने आपको बताया था कि ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाया जाता है? यूरिन बनाया जाता है। और रिटर्निंग जो ब्लड होता है उसमें से सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल यहां पर फिल्टर होकर के इस नली से यूरिन बनकर बाहर आ रहे हैं। किधर से होकर? यूरेटर से होकर के ये बाहर आ रहे हैं। और कहां कलेक्ट हो रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो रहे हैं। और फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड यहां से निकल रहा है इस ब्लड में एक्सक्रीटरी मटेरियल नहीं है,
नाउ दिस ब्लड इज विद कार्बन डाइऑक्साइड। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, क्योंकि यहां पर जो सेल्स किडनी की हैं ये सब रेस्पिरेशन की हैं, इनमें बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स होकर के रीनल वेन से बाहर जा रहा है। यानी अब तक आप समझ चुके हैं कि किडनी को प्योर ब्लड लेकर आने वाली नली का नाम क्या है? रीनल आर्टरी। किडनी में से इम्प्योर ब्लड को ड्रेन आउट करने वाली जो है नली का नाम क्या है? तो इट इज रीनल वेन। लेकिन जो यहां से यूरिन लेकर के बाहर आ रही है उसका नाम क्या है? यूरेटर। यानी ब्लड गया, ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड रिटर्न हुआ फिल्ट्रेशन के बाद। जो फिल्टर्ड मटेरियल था वो पानी में घुल करके यूरिन बन करके किधर से निकल रहा है? यूरेटर से। कहां कलेक्ट हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि हमारी जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करने वाला स्ट्रक्चर है। अब हमने आपको बताया था कि नॉट ओनली द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कल हमने आपको बात किया था कि इतने फंक्शंस किडनी के होते हैं। फंक्शंस कौन कौन से फंक्शन है? एक यूरिन फॉर्मेशन है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन। दूसरा है, हमने आपको बताया था कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि इस दौरान हमारी किडनी हमारे ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है, ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना रहता है? इट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो इसे कांस्टेंट होता है, यानी कहने का मतलब कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन उसका है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमने आपको तीसरा फंक्शन कल बताया था वो ये था कि ये मिनरल बैलेंस करता है। हमारी किडनी किस चीज का ध्यान रखती है? मिनरल बैलेंस का ध्यान रखती है। चौथा फंक्शन हमने आपको बताया था मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। ये हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। और पांचवा काम हमने आपको बताया था, यहां से एक हार्मोन डिस्चार्ज होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। इस एरिथ्रोपोएटिन की वजह से आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन दैट इज द एरिथ्रोपोएटिन। इस प्रकार से किडनी केवल यूरिन बनाने का ही काम नहीं कर रहा, ध्यान रखें, किडनी केवल यूरिन बनाने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है। ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है, सभी मनुष्यों में ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर होता है। इसके बाद हम बात करें अगर मिनरल बैलेंस करता है, यानी कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में सोडियम की मात्रा कितनी रहेगी, पोटेशियम की मात्रा कितनी रहेगी, कैल्शियम की मात्रा कितनी रहेगी, इन सारी चीजों का ये ध्यान रखता है। इसके अतिरिक्त फिर आपके बोन मैरो से जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आरबीसी को बनाने वाली जो स्टेम सेल्स होती हैं, उन स्टेम सेल्स को ये क्या करता है, उनको ये स्टिमुलेट करता है स्टेम सेल्स को। किस काम के लिए? इसलिए कि वो आरबीसी का निर्माण करे। इतनी सारी बात समझ में आ गई। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस किया था। आपको थोड़ा सा कल आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो आपको इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया इसे कि ये 5 फंक्शन है किडनी के जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, क्योंकि ये सारा काम करने के लिए किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम अब इस पर चर्चा करने चल रहे हैं। हमने कल बताया था कि अगर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो किडनी को क्या करना पड़ेगा? आपको किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब होता है खड़ी काटना पड़ेगा उसको। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि हमें चाकू अपना यहां रखना है और इस प्रकार नीचे ले जाना है, ऐसे। इस तरह से हमको किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटना है। और इसको जब आप काटेंगे तो ऊपर वाला पार्ट उठा के अलग कर दीजिए, और फिर सामने से आपको जो दिखेगा हम आपको इस डायग्राम में आप दिखाने चल रहे हैं। देखिए, जब आप सेक्शन काटते हैं तो यहां पर आपको 2 जोन
डिफरेंशिएट करता हुआ दिखाई देगा। हम आपको बता रहे हैं, when you cut the longitudinal section of kidney, you find here the outer zone, this one outer zone is renal cortex। क्या कहेंगे इसको? It is known as renal cortex। This outer zone of the kidney, ये जो बाहर ये जो आप देख रहे हैं इतना चौड़ा स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है? This one is renal cortex। दिस शेडेड पोर्शन हम इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं इस तरह से। इस तरह से अगर आप देखें तो दिस स्ट्रक्चर हियर, दिस आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स। दिस वन द रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे इसको? इट इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज renal medulla। This one is the inner zone of the kidney। It is known as the renal medulla। This इस प्रकार से अब तक आप केवल इतनी बात जान पाए हैं कि किडनी को अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाए तो इसके अंदर का सारा सिस्टम दिखाई देगा। इसमें किडनी दो जोन में मिलकर बनी हुई आपको स्पष्ट दिख रही है। इसमें जो बाहरी जोन होता है, दिस वन इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इट इज नोन एज रीनल मेडुला। अब अगर हम देखें कि जो रीनल मेडुला है इसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स के एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन माने विस्तार। यहां पर अगर आप देखें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस चौड़ी पट्टी तक ही रीनल कॉर्टेक्स नहीं होता, बल्कि ये मेडुला के अंदर धसा होता है। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारी किडनी के अंदर इनकी संख्या लगभग 8 से 12 के आसपास होती है। 8 to 12 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस arise from renal cortex and these finger like projections are known as, क्या कहते हैं बेटा इनको? These are known as renal column of Bertini। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं इनको। किसे? रीनल कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये किडनी के मेडुला को छोटे छोटे लोब में डिवाइड कर रहा है। तो जो यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको तो हमने रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कह दिया, लेकिन ये जो लोब्स यहां पर बन रहे हैं, क्योंकि इसने मेडुला को छोटे छोटे लोब में डिवाइड किया, ये छोटे छोटे लोब्स हैं, ऐसे छोटे छोटे ये पिंड है यहां पर। इस तरह से इन छोटे छोटे पिंडों को हम नाम देते हैं क्या? मेडुलरी। हम इन्हें कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। दिस वन, व्हेन यू कट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी you find the outer zone, that is renal cortex, and the inner, that is renal medulla. Renal cortex sends finger-like projections into the lumen of medulla to divide it into small lobes, and these small lobes are known as medullary pyramids. ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उंगली नुमा प्रवर्त हैं, ये यहां पर मेडुला को छोटे छोटे लोब में डिवाइड कर देते हैं, और इन छोटे छोटे लोब को हम नाम क्या देते हैं? These are known as the medullary pyramids। ठीक, रीनल कॉर्टेक्स समझ गए, रीनल मेडुला समझ गए, रीनल मेडुला में रीनल ये मेडुलरी पिरामिड समझ गए, और कॉलम ऑफ बर्टनी। तो कॉलम ऑफ बर्टनी किसका पार्ट पोर्शन है? रीनल कॉर्टेक्स का। ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन है मेडुला में। और यहां पर ये मेडुलरी पिरामिड्स क्या होते हैं? जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अंदर घुसते हैं तो मेडुला को छोटे छोटे जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी? अगर हम बात करें कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो दीज आर 8 to 12 इन नंबर। 8 से 12 की संख्या में ये मेडुलरी क्या नाम है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी होते हैं। और जब ये इसको डिवाइड करते हैं मेडुला को छोटे छोटे लोब में, तो ये होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। जाहिर सी बात है कि इनकी भी संख्या कितनी होगी? जितनी यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी है, बिल्कुल ठीक उतनी ही संख्या में
ये मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गया? रीनल कॉर्टेक्स समझ गए, रीनल मेडुला समझ गए, रीनल कॉर्टेक्स के एक्सटेंशन जिसको हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं ये समझ गए। मेडुला को छोटे छोटे लोब में डिवाइड कर दिया, ये छोटे छोटे लोब क्या कहला रहे हैं? इनको हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। इतनी सारी बातें आप समझ गए। इससे पहले ही नली के बारे में हमने आपको समझाया था, ठीक। अब अगर हम बात करें कि रीनल मेडुला के अंदर एक सेंट्रल चैम्बर होता है, ध्यान रहे रीनल मेडुला में एक सेंट्रल चैम्बर होता है। किडनीज में बना हुआ जो यूरिन होता है आपके बॉडी में दो जगह पर स्टोर होता है। कहां कहां स्टोर होता है? जब आपका यूरिन किडनी के अंदर रहता है तो वो यहां पर मेडुला के अंदर एक चैम्बर होता है और इस चैम्बर को हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो इसी रीनल पेल्विस में आकर पहले कलेक्ट होता है और जब यहां पर यूरिन कलेक्ट होता है तो कलेक्ट होकर के धीरे धीरे यहां से ड्रेन आउट होता है और इसका जो ड्रेनेज होता है वो इस नली के थ्रू होता है जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं? यूरेटर। तो इस प्रकार से यूरिन को कलेक्ट करने वाला यहां पर चैम्बर होता है। एंड दिस चैम्बर, मैं आपको यहां पर इस तरह से डायग्राम से इसको शो कर रहा हूं। इस तरह से अगर हम देखें तो ये नीले बॉर्डर में घिरा हुआ जो चैम्बर है इसी के अंदर आकर यूरिन कलेक्ट होता है यहां पर जिसमें ये है। ये है और ये रीनल पेल्विस आगे से इस नली के साथ कंटिन्यू है। अगर हम किसी के कलर के साथ इसको मिक्स करें तो आप देखिए ये आपका यूरेटर है और ये यूरिन यहां से पास होकर के इस नली से पास होकर यहां से आकर के कहां इकट्ठा होता है? ये आपके यूरिनरी ब्लैडर में आकर इकट्ठा हो जाता है। दिस पार्ट इज नोन एज यूरेथ्रा। इस तरह से किडनी को अगर आप देखें यहां पर डिटेल, इसका इंटरनल डिटेल, तो जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। मेडुला के अंदर रीनल पेल्विस ये प्राइमरी स्टोरेज होता है यूरिन का, एक चैम्बर होता है और इसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे आपने रीनल कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन देखा था इसी प्रकार से हम रीनल पेल्विस का एक्सटेंशन देखेंगे। ये जो चैम्बर है ये क्या कहलाएगा? This chamber is known as renal pelvis. ये रीनल पेल्विस है। अब अगर हम देखें तो रीनल पेल्विस कॉन्टिन्यूअस स्मूथ नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि इनके भी एक्सटेंशंस अंदर की तरफ होते हैं। तो एक्सटेंशंस ऑफ रीनल पेल्विस नोन एज कैलिक्स। ध्यान दें, the extensions of the renal pelvis known as, क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं रीनल कैलिक्स या फिर प्लूरल में इनको हम कैलाइसिस कहते हैं, लाइक दिस। रीनल कैलिक्स सिंगल को कहेंगे और अगर कई है तो इनके लिए हम लिखते हैं कैलाइसिस, रीनल कैलाइसिस। तो इस तरीके से यहां पर जो आप देख रहे हैं कि किडनी के अंदर जो रीनल पेल्विस है इनके ये एक्सटेंशंस हैं, ये सभी एक्सटेंशंस हैं, इनमें से कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। ये हैं रीनल कैलिक्स। अब ये रीनल कैलिक्स दो तरह के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर एंड माइनर, ये दो प्रकार के कैलिक्स होते हैं। यहां पर कैलिक्स क्या होता है ध्यान से फिर से देखिए। मेडुला में एक सेंट्रल चैम्बर जिसको रीनल पेल्विस कहेंगे, रीनल पेल्विस के एक्सटेंशंस होते हैं और इन एक्सटेंशंस को हम नाम क्या देते हैं? रीनल कैलिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हमने आपको किडनी का पूरा डिटेल दिखा दिया है, लेकिन एक चीज अगर हमने नहीं दिखाया तो वो इसका मेन स्ट्रक्चर है।
जो कि इसका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में सॉफ्टवेयर होता है, आपकी मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, उसी प्रकार से किडनी के अंदर मेन फंक्शनल जो यूनिट है इसकी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो कौन है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन नेफ्रॉन को अब तक हमने यहां पर नहीं दिखाया है, इसलिए ये केवल डब्बा है, डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। ठीक है, तो अब अंकल का टीवी डब्बा न रहे तो क्या करना है? इस किडनी के अंदर हमको भरना है इनके ओरिजिनल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं। ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो ये सभी नेफ्रॉन्स को हम आपको यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे, ये सभी नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉनों का कुछ पोर्शन कहां स्थित होता है? रीनल कॉर्टेक्स में, और इनका कुछ पोर्शन कहां स्थित होता है? रीनल मेडुला में स्थित होता है, लाइक दिस। इस तरह से ये जो लाइनिंग हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, हकीकत में ये नेफ्रॉन्स हैं। दीज आर द नेफ्रॉन्स, दीज आर द नेफ्रॉन्स। तो इस तरीके से जो ऑरेंज कलर में हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ये सभी नेफ्रॉन्स हैं। इनका कुछ पोर्शन मेडुला में होता है और कुछ पोर्शन कहां पर होता है? रीनल कॉर्टेक्स में होता है। ठीक, ये किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर हो गया। जितना इसको हमें समझाना था मैंने आपको बता दिया, किडनी के अंदर क्या क्या चीज होता है। आइए और एक बार इसकी समरी कर रहे हैं। किडनी कैसी दिख रही है? सेम के बीच के आकार की। कितनी नली निकल रही है? इसमें कितने सरफेस है? तो कह रहे हैं कि साहब बाहर का जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, इनर सरफेस इज कॉन्केव। इसका जो इनर सरफेस जो कॉन्केव है, इस पर एक पॉइंट होता है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम। क्या कहते हैं बेटा? हाइलम कहते हैं इसको। हाइलम वो पॉइंट होता है किडनी का जहां से खून की नली प्रवेश करती है या फिर यहां से बाहर निकल रही होती है। तो आप देख रहे हैं रीनल आर्टरी प्योर ब्लड लेके आ रही है, प्योर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन इम्प्योर किस रिस्पेक्ट में है? क्योंकि इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इट इज प्योर ब्लड। तो आर्टरी जो है, जिसे हम रीनल आर्टरी कह रहे हैं, ये किडनी में ब्लड लेके आ रही है। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। साथ में क्या ला रही है? एक्सक्रीटरी मटेरियल। किस काम के लिए? कि किडनी को सौंप रही है कि लो, और इस हमारे इसमें से इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को छान करके अलग करो। फिर इसके बाद जब ब्लड छन जाता है तो छना हुआ ब्लड इस नली से बाहर जाएगा, जिसका नाम क्या है? रीनल वेन। और जो मटेरियल छन जाता है वो पानी में घुलकर क्या बन जाता है? यूरिन। और वो यूरिन बनकर इस नली से बाहर जाता है, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं? यूरेटर। द ट्यूब दैट ड्रेन्स द फॉर्म्ड यूरिन फ्रॉम द किडनी इज नोन एज यूरेटर, एंड नाउ द यूरिन इज ब्रॉट टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड हियर इट इज कलेक्टेड। आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन अधिकतम जो वॉल्यूम होता है ये 200 से 300 ml तक का हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है ये 200 से 300 मिलीलीटर यूरिन को होल्ड कर सकता है। उसके बाद दीवार में चूंकि स्ट्रेचिंग होती है, आपको पता चलेगा, यूरिनरी सेंसेशन होगा और आप यूरिनेशन फील करेंगे, और फिर इसके बाद यूरिनल जाकर के डिस्चार्ज करेंगे। इस तरह से ये हमारी किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है। हमें नहीं लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। सारी चीजें कौन कौन से टर्म याद रखना है? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, मेडुलरी पिरामिड्स, रीनल पेल्विस, रीनल कैलिक्स मेजर एंड माइनर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, हाइलम क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। तो एक ये कंप्लीट पोर्शन हमने डिस्कस किया यहां पर। अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि किडनी का फंक्शन जानने के पहले इनकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है अर्थात नेफ्रॉन, हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अगर आप अर्थवर्म की बात करें, एनिलिडा की, तो वहां पर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां नहीं होता कि वो किडनी बना ले, लेकिन उसी प्रकार से नेफ्रीडिया जैसे स्ट्रक्चर को हम यहां पर नेफ्रॉन बोल रहे हैं, और ढेर सारे नेफ्रॉनों का समूह हमारी एक किडनी का निर्माण करता है। अगर हम एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य की एक किडनी में, सिंगल किडनी में होती, डबल है, एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। लगभग 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन हमारी एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं?
Approx 10 to 12 lakh nephrons found in our body. How many nephrons found in one kidney of human being? 10 to 12 lakh nephrons found in one kidney of man. NCERT में इस चीज को लिखा गया है 1 मिलियन, अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन वन किडनी। अब आपके लिए जो नेफ्रॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर साबित हो चुका है। नेफ्रॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारी किडनी में है और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपस में मिल करके किडनी डिजाइन करते हैं और इन्हीं के अंदर यूरिन का निर्माण होता है। यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत ये है बेटा कि जब ये रीनल आर्टरी किडनी के अंदर प्रवेश करती है तो यहां कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ढेर सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। इनमें से इसकी जो सबसे पतली शाखा होती है, फाइनेस्ट ब्रांच जो होती है, दैट इज सप्लाइड टू द नेफ्रॉन। क्योंकि खून कहां पहुंचना है किडनी में, तो किडनी क्या कर लेगा, किडनी में तो नेफ्रॉन है ही नहीं। किडनी में कोई यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो नेफ्रॉन में हो रहा है, किडनी तो एक पैकेट है, नेफ्रॉन होगा। तो ऐसी कंडीशन में यूरिन का फॉर्मेशन चूंकि नेफ्रॉन में हो रहा है, इसलिए ब्लड की सप्लाई कहां होनी चाहिए, जो ब्लड जा रहा है वो किडनी के लिए जा रहा है या नेफ्रॉन के लिए जा रहा है, जो ब्लड जा रहा है वो नेफ्रॉन के लिए जा रहा है। तो इसलिए ये ब्लड नेफ्रॉन में आएगा। कितने लाख नेफ्रॉन है, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन। तो फिर ये जो नली है ये ऐसी कितनी शाखाओं में बढ़ जाएगी, 10 से 12 लाख फाइन कैपिलरीज में बढ़ जाएगी। इनमें से एक कैपिलरी एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कर रही है। यहां तक की बात समझ में आ गई। यहां पर कैपिलरी को हम आर्टीरियोल कहेंगे, आर्टीरियोल से भी पतली फिर कैपिलरी हो जाती है। तो आर्टीरियोल की सप्लाई यहां पर होती है। ये सारी चीजें हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद जानेंगे। तो इस तरीके से अब हम ये स्ट्रक्चर समाप्त करेंगे और यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो नेफ्रॉन का होगा। आर यू रेडी? डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी को कोई भी सवाल इसका समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे या फिर तुम्हारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रॉन। इस किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हम उसका चर्चा करेंगे। इस समय हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने चलते हैं। स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन की बनावट का अध्ययन करने चल रहे हैं कि ये क्या चीज होता है। नेफ्रॉन अभी हमने आपको बताया इट इज the structural and the functional unit of kidney। स्ट्रक्चरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हीं से मिलकर किडनी बनी है। फंक्शनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हीं में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो नेफ्रॉन है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। इनमें से एक होता है मालपीजियन कॉर्पसेल, और दूसरा जो होता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
जिन्हें हम मालपीजियन कार्पोसिल कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इनमें से एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है बोमेन्स कैप्सूल। तो जब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो मालपीजियन कार्पोसिल होता है और दूसरा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स हम यहां पर कह रहे हैं नलिकाएं होती हैं, इन पर चर्चा अभी हम आपको आगे करेंगे। और मालपीजियन जो कार्पोसिल है इसमें दो स्ट्रक्चर होता है, एक तो ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा बोमेन्स कैप्सूल होता है। ये स्ट्रक्चर आइए और डायग्राम से देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मालपीजियन कार्पोसिल। The first one, that is the Malpighian corpuscle. इसमें हम आपको दो चीजें दिखा रहे हैं। दरअसल में ये जो फिगर है, ये जो फिगर हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे, पहले फिगर लिख देते हैं यहां पर, इसे हम बोल रहे हैं मालपीजियन कार्पोसिल। अब यहां पर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होता है। हम यहां पर अगर बात करें नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई, तो दिस ब्लड वेसल हियर ब्रिंगिंग द ब्लड टू द नेफ्रॉन इज नोन एज एफरेंट। स्पेलिंग ए से होगा, ध्यान रखें, एफरेंट आर्टीरियोल। एंड दिस इज नोन एज इफरेंट आर्टीरियोल। इधर से ब्लड जाएगा और यहां से ब्लड बाहर आएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन। जो ब्लड यहां से जा रहा है इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लस इसमें ऑक्सीजन है और प्लस इसमें एक्सक्रीटा है। एक्सक्रीटा हमने आपको बताया था कि जो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर प्रवेश करती है तो वो क्या लेकर आती है? रीनल आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड लेकर आती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में कौन होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। इन्हीं एक्सक्रीटरी मटेरियल को यहां पर छान कर अलग करना है। अब अगर हम देखें तो एफरेंट आर्टीरियोल ब्रिंग्स द ब्लड and before terminating into the efferent arteriole, this breaks up into large number of capillaries here. ये जो कैपिलरीज का टफ्ट है, जो गुच्छा है यहां पर कैपिलरीज का, this one is known as glomerulus। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्लोमेरुलस। तो इस प्रकार से एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर आती है। इफरेंट आर्टीरियोल में कन्वर्ट होने के पहले ये कैपिलरीज में ब्रेक कर जाती है और ऐसी कैपिलरीज का जो ग्रुप है, जो नेटवर्क है यहां पर कैपिलरीज का, हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? इट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिल करके जो मालपीजियन कार्पोसिल बन रही है, उसमें से ग्लोमेरुलस ये है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ये ग्लोमेरुलस होता क्या है, तो आपको बताना है कि जो नेफ्रॉन होता है,
इसमें जो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आ रही है, ये इफरेंट आर्टेरियोल में टर्मिनेट होने के पहले ब्लड कैपिलरी में ब्रेक कर जाती है, एंड द ग्रुप ऑफ दीज ब्लड कैपिलरीज नोन एज व्हाट? नोन एज ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस है, ये एक कप नुमा स्ट्रक्चर में इस प्रकार से ऐसे भरा हुआ। अगर हमारी ये हथेली कप है, बोमेन कैप्सूल, तो ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस इसके अंदर ऐसे बंद होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में ये ग्लोमेरुलस बंद होता है। समझ गए होंगे ग्लोमेरुलस क्या है? अब ये जो ब्लड कैपिलरी और आर्टेरियोल, इन सब के बारे में अभी थोड़ा हम ब्रीफ करेंगे आपको कि ये इसकी जो दीवार होती है, इसकी बनावट कैसी होती है, क्योंकि यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है। क्या होना है? ब्लड फिल्टर होकर के यहां पर आता है, और जो लिक्विड यहां पर भरता है, आता है जो लिक्विड यहां पर भर रहा है, हम इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। दिस लिक्विड इज नोन एज फिल्ट्रेट। तो इस प्रकार से जो ब्लड यहां आया, यहां पर फिल्टर किया, और फिल्टर होने के बाद जो लिक्विड यहां पे आ रहा है, फिल्टर्ड ब्लड, इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और फिल्टर्ड ब्लड जो होता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, इफरेंट आर्टेरियोल से, ग्लोमेरुलस से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से अगर अब हम देखें तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात अगली जो बनने जा रही है वो ये है कि जो बोमेन कैप्सूल होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? बोमेन्स कैप्सूल, अभी हमने आपको बताया कि बोमेन कैप्सूल जो होता है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। बोमेन्स कैप्सूल, इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा, इनर वॉल, या इसी को हम विसरल लेयर भी कहते हैं, विसरल लेयर। दूसरा होता है इसमें आउटर वॉल, या इसी को हम पेराइटल वॉल कहते हैं, पेराइटल वॉल, या इसी को पेराइटल लेयर कहते हैं, पेराइटल लेयर। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है ल्यूमेन। इस प्रकार से अगर हम बोमेन कैप्सूल को देखें तो बोमेन कैप्सूल के 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। इनमें से पहला होता है इनर वॉल, जिसको हम विसरल लेयर कहते हैं। दूसरा होता है आउटर वॉल, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, इट इज नोन एज द बल्ब और द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो ये जो है दिस वन, ये पेराइटल लेयर है, पेराइटल या आउटर लेयर, एंड दिस वन इज नोन एज इनर, या इसी को विसरल लेयर कहते हैं। और ये जो है बीच का जो स्थान है, इसे हम क्या नाम देंगे? इट इज नोन एज ल्यूमेन। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बोमेन कैप्सूल को, तो इसके 3 पार्ट हैं, इनर वॉल ये है, आउटर वॉल ये है, और इन दोनों के बीच में जो जगह है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इट इज नोन एज द ल्यूमेन। यहां भी अगर हम देखें, इधर ये मिटा दे रहे हैं, अभी तक आप समझ गए हैं कि जो मालपीजियम कार्पसल होता है, तो मालपीजियम कार्पसल के 2 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से बना होता है, और दूसरा ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम नाम देते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम देंगे इसको? दिस वन इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। दिस वन। अब हमें इनकी हिस्टोलॉजी पर चलना है, इनकी बनावट, यानी कि किस प्रकार की कोशिकाओं से ये बना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ब्लड वेसिल है, ये क्या चीज होती है। आपने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जानिए। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है बाहर, तो जो ब्लड प्योर ब्लड होता है वो कहां से बाहर आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्योर ब्लड सप्लाई करता है।
तो इस प्रकार हार्ट से निकलने वाली जो प्योर ब्लड लेकर आने वाली नली है उसका नाम क्या है? तो उसको बोलेंगे ऑर्टा। यहां से फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्रांचेज बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी ये जो ब्रांचेज होती हैं, इन ब्रांचेज को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं आर्टरीज। फिर उसके बाद अब मान लो कि आपकी जो आर्टरी है, इस समय हम किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनमें से एक ब्रांच हम निकाल रहे हैं जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रीनल आर्टरी। क्या नाम है? रीनल आर्टरी नाम इसका, जो एक ब्रांच यहां से निकाल रहे हैं, इट इज नोन एज रीनल आर्टरी। आगे से चल करके ये रीनल आर्टरी जिस अंग में प्रवेश कर रही है किडनी में, तो आपको अभी हमने पढ़ाया था कि किडनी में 10 से 12 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 10 से 12 लोब किडनी में होते हैं। किसने बनाया? ये लोब कौन होते हैं? रीनल मेडुलरी पिरामिड के बारे में मैंने आपको बताया था। पिरामिड के ये लोब होते हैं और इनको बांटने वाला रीनल कॉर्टेक्स का जो एक्सटेंशन था, क्या कहते थे उसको? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी ने 8 से 12 लोब में डिवाइड कर दिया। तो रीनल आर्टरी जब किडनी में प्रवेश करेगी, तो किडनी में प्रवेश करते ही सबसे पहले उन सभी 8 से 12 लोब में सर्कुलेट हो जाएगी। तो जब ये 12 लोब में जा रही है तो इनको हम नाम क्या देंगे? इनको बोलेंगे इंटर लोबर आर्टरी। ये बेटा क्या बोलेंगे इनको? दीज आर नोन एज इंटर लोबर आर्टरीज। फिर इसके बाद ये जो इंटर लोबर आर्टरी है, इनकी फिर यहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये फाइन ब्रांचिंग इनकी स्टार्ट होगी। इनकी संख्या कितनी थी? 8 से 12। अब आगे चल करके मोर ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी। ऐसी ब्रांचेज को हम नाम देते हैं इंटर लोब्यूलर आर्टरीज। क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। कहां से चले थे? हार्ट से। ये हमारा हार्ट है। हार्ट से जो नली निकल के आ रही है, जो प्योर ब्लड लेके आ रही है, वो ये है। हार्ट से प्योर जो ये ब्लड लेकर आ रही है, ये एओर्टा है। इस एओर्टा से आर्टरीज, कौन सी आर्टरी? किडनी में आ रहे हैं, तो क्या नाम होगा? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी के 8 से 12 लोब में बंट जाती है। नाम क्या देते हैं? इंटरलोबर आर्टरी। यहां से आगे फिर फाइन ब्रांच इसकी होती है। क्या नाम होता है? इंटरलोब। यानी कि एक लोब के अंदर इंटरलोबर आर्टरी एक लोब में प्रवेश करके फिर कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। उनको क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। और इन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से आगे अब जो ये बढ़ेगी तो नाम हो जाएगा इनका आर्टीरियोल। क्या नाम होगा? आर्टीरियोल। इनकी संख्या कितनी है बेटा? इनकी संख्या 10 से 12 लाख। क्यों? क्योंकि किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन है। तो फिर एक नेफ्रॉन को जाने वाली इस नली का नाम क्या है? ये जो आर्टीरियोल है, ये कौन सी? अब देखिए, हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज, इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से आर्टीरियोल। इन्हीं में से एक ब्रांच आर्टीरियोल की कहां पहुंच रही है? एक नेफ्रॉन में प्रवेश कर रही है। इट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ प्योर ब्लड इनटू द इंडिविजुअल नेफ्रॉन। तो जो हार्ट से ब्लड चला वो हमारे इस नेफ्रॉन को कैसे पहुंचा? वाया रीनल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, आर्टीरियोल, और इन्हीं में से एक आर्टीरियोल का नाम एफरेंट आर्टीरियोल है। क्या नाम है इसका? एफरेंट आर्टीरियोल है। और इसका क्या नाम है? इफरेंट आर्टीरियोल है। इफरेंट आर्टीरियोल। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है, अब वही आकर एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन में सप्लाई कर रही है और फिर यहां आकर के कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। और इन कैपिलरीज को हम नाम क्या देते हैं? इस कैपिलरी को हम नाम दे रहे हैं कलेक्टिवली इट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। और फिर यहां से ये इफरेंट आर्टीरियोल में आती है। आर्टीरियोल आगे चल करके फिर फाइन ब्रांच में डिवाइड हो रही है। तो इन फाइन ब्रांच को हम नाम देते हैं ब्लड कैपिलरीज। जरा एक बार
ये ब्लड वेसल्स की बनावट पर ध्यान दें, इसको मिटाएं, इधर वाला थोड़ा सा हम माइनस करेंगे, इसे जगह नहीं मिल रही हमको। जब हम एक आर्टरी की बात करते हैं बेटा, तो इसमें एक आर्टरी में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, इसमें कितने लेयर होते हैं? एक आर्टरी में पहली लेयर होती है, फिर इसमें दूसरी लेयर होती है, और फिर सबसे अंदर की लेयर होती है। इस तरह से आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। ये क्या चीज है? आर्टरी। जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। आउटर लेयर इज नोन एज ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये बाहरी लेयर है। जो इनर लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। और मिडिल लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ये अब अगर हम ब्लड कैपिलरी की बात करें, जो कि सबसे पतली ब्रांच है इसकी, ये क्या चीज है? दिस वन इज कैपिलरी। ये कैपिलरी है। तो कैपिलरी में आउटर, मिडिल, ये दोनों लेयर नहीं पाई जाती, केवल कौन सी होती है? इनर लेयर होती है, केवल इनर लेयर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लड कैपिलरी की जो दीवार है वो सिंगल लेयर थिक होती है, एंड द नेम गिवन इज एंडोथेलियम। क्या नाम होता है इसका? एंडोथेलियम। इस प्रकार से जो ब्लड कैपिलरी की दीवार है उसमें केवल एक ही लेयर बचती है, ट्यूनिका इंटरना, जबकि ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड कैपिलरी काफी पतली और थिन वॉल्ड हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? ताकि खून की अच्छे तरीके से खून का फिल्ट्रेशन हो सके, छनने के लिए होता है। मैंने आपको बताया था अगर कई लेयर मोटा होगा तो क्या होगा? तो फिर फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो यहां पर फिल्ट्रेशन अच्छे से होने के लिए कैपिलरी में केवल एक ही लेयर होती है, और वो ट्यूनिका इंटरना होता है, जिसको हम ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम कहते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम कहां पर बन रहा है? दिस वन। यही तो है वो ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम। इसका आगे डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो ये ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम होता है, और इसी ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम से ब्लड फिल्टर होकर कहां आता है? कहां आता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि ब्लड कैपिलरी के जस्ट इसके कांटेक्ट में जो लेयर होता है बोमेन कैप्सूल का, उसको हम इनर लेयर या विसरल लेयर कहते हैं। इस तरीके से यहां पर एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहां पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यहां पर बन रही है, जिससे कि ब्लड फिल्टर होकर के कहां पे आ रहा है? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ रहा है। अब तक की हिस्टोलॉजी में हमने आपको ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम तक एक्सप्लेन कर दिया है। ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम जो यहां पर है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? It is made up of simple squamous epithelium. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। कौन? ये जो ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। फिर अब इसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो हमें डिस्कशन करना है वो है बोमेन कैप्सूल की हिस्टोलॉजी। आज हम अपने लेक्चर में यहीं तक, 1 घंटे का लेक्चर होने जा रहा है, और इससे ज्यादा हम आपको 1 दिन में एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे आप। इसका रिवीजन भी आपको करना है। आज हमने आपको नेफ्रॉन का पहला पार्ट डिस्कस किया है, मालपीजियन कार्पसेल। मालपीजियन कार्पसेल 2 चीजों से मिलकर बना होता है।
ग्लोमेरुलस से और बोमेन कैप्सूल से। ग्लोमेरुलस जो यहाँ पर है एक प्रकार की ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी का समूह है। एफरेंट आर्टेरियोल किस प्रकार आकर इफरेंट में कन्वर्ट होती है, ये सारी चीजें हमने आपको बताया है। एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि जो इंटरनल डायमीटर होता है एफरेंट आर्टेरियोल का, वो इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ये वाइड ट्यूब होती है और ये नैरो ट्यूब होती है। इसका इफेक्ट क्या होता है हम आपको अपने अगले लेक्चर में जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से एफरेंट आर्टेरियोल आई ब्लड कैपिलरीज के टफ्ट में कन्वर्ट होकर के ग्लोमेरुलस बना लिया, यहां से ब्लड ड्रेन आउट होकर के जा रहा है बाहर। इसके साथ लगा हुआ बोमेन्स कैप्सूल है। आज हमने आपको ग्लोमेरुलस पूरा डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में यानी कल यही से हम कंटिन्यू करेंगे और इस बोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि ब्लड को फिल्टर करने के लिए जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन रही है इसकी हिस्टोलॉजिकल डिटेल, इंटरनल इसकी एनाटॉमी क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर अगला स्लॉट जो डिस्कस करेंगे उसमें यूरिनिफेरस टेबल्स आएंगे। आज का हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसा लगा है। और अगर मान लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई डाउट क्लियरिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे पास पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।